वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर फाइनल पेपर ऑफ दिस फिजिकल केमिस्ट्री का 2024 वाला जो था, जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा भी चल रही थी। ये अपलोड नहीं हो रहा तो रीजन मैंने बताया था, क्वांटम केमिस्ट्री का एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। फिर आज भी एक एग्जाम था तो आज आते ही बस में लग गया था, नींद बहुत आ रही है। पर मतलब वही जो सुबह से उठ के जाते हैं फिर आती है नींद, मतलब मुझे थोड़ी ज्यादा भी आती है। पर फिर भी उसको मैं सो नहीं रहा अभी, क्योंकि काम करना है। फिर आपके सीनियर्स का भी रिकॉर्ड करने हैं, 2 पेपर्स। वो भी बेचारे बहुत परेशान है उनका तो, जबकि मंडे को मैंने आपका पहले करा है, क्योंकि आप लोग थोड़े छोटे हो भी, ज़्यादा जल्दी परेशान नहीं होते। तो मैंने कहा चलो इनका कर देते हैं पहले। वो तो फिलहाल थोड़ा सा फिर भी सह लेंगे, सुबह तक का टाइम तो कल तक उनके भी दोनों करने। तो यहाँ पर आपके अच्छा, मैं क्रेडिट एक और देना चाहूँगा किसी को, दैट इज़ वन ऑफ योर सीनियर हेल्प मी, आई थिंक कॉलेज क्या था, शहीद राजगुरु कॉलेज से। मैंने पोस्ट देखी होगा आपने, जो मैंने टेलीग्राम पर करी थी कुछ दिनों पहले। वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में बात करी तो वहाँ से यहाँ यार फिर कुछ एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था कि हाँ कुछ कटआउट्स वगैरह भेजने में मदद करी। तो पहले मैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा इस चीज़ का, उन कटआउट से काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर हेल्प मिली थी। तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर देखा हुआ लगेगा। जिन बच्चों ने लेक्चर देखे हैं उनको ये कुछ भी, शायद टाइम पास बोलूंगा उनके लिए है, 1 घंटा आपको आपको मैं बोलूंगा। अगर आपने लेक्चर देखे तो 1-2 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको उठ के बैठना पड़ेगा। अगर आपने लेक्चर्स पूरी प्लेलिस्ट देख के आए हैं तो आप आराम से इसको लेटे लेटे देख सकते हैं, आराम से बिल्कुल सुकून से देखिए। माइंड को एकदम शांत रख के देखिए, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले लगा लिया होगा। जो बच्चा प्लेलिस्ट देख के बैठा है उसने पहले दिमाग लगा लिया जितना लगाना था। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो आप बिल्कुल दोबारा ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। पर यह है, आपको कोई खास इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी कुछ आपको आता होगा, सिवाय सिवाय 10-15 नंबर के। और वैसे भी ये छोटा पेपर होगा, 4 सवाल करने होंगे। पहले ही बता दूं, काफी बच्चे हैं जो 8 में से 8 करके आ रहे थे, वो कंफ्यूज हो गए थे। तो सभी को बता दूं मैं, 6 में से 4 सवाल करने होंगे। आप रीड करें या ना करें, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 में से 4 ही सवाल आपको करने होंगे। तो उसी हिसाब से आप जरूर करिएगा। बाकी बता भी दिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और कोई भी बात हो जरूर डिस्कस करिएगा, आगे का जो भी प्लान आपको लग रहा हो, कुछ अगर चाहिए हो सेमेस्टर 2 के लिए बताइए। पूरा का पूरा खैर सेम 2 का तो पड़ा हुआ है, बाकी एक बार वीडियो बना लेंगे ताकि आपको थोड़ा गाइड कर दें सेम 2 के लिए। जो भी डिस्कशन होगा फिर वहां पर करते हैं। बाकी कभी भी बात हो, डू डीएम में ऑन द टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नोट्स के लिए भी इसके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जिन लोगों ने सारे के सारे लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता है, 500 से 600 बार ये बात का डिस्कशन आराम से हो चुका है। शायद मैं इसको भी कम बोल रहा हूँ, पर बहुत बार यहाँ पर हमारा इस आपको कुछ 5 सवाल बनाने थे। तो क्या था, डायरेक्टली यहाँ पर हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया था जो हमारा विस्कोसिटी ऑफ गैस का था। इसका डेरिवेशन भी हाँ हमारे इसी पेपर में आया हुआ है और वीडियो लेक्चर में डिस्कस था ऑलरेडी। तो यहाँ पर इससे हमने रिलेशन निकाला था, ये सिंपल रिलेशन निकलता है। फिर एट द एंड आप जो है वो सी की वैल्यू पुट कर दिएगा, और एट द एंड आप बता देंगे कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर है। सो दैट मीन्स ईटा भी हमारा इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सेम हमारा यहाँ से सिनेरियो बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूँ वो लिक्विड्स की केस में, तो चाहें तो आप वो इक्वेशन दिखा सकते हैं एक जो बताई थी। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा, ताकि उससे थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ कुछ कुछ चीजें आती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो था ना, आई थिंक शायद इसकी डेरिवेशन भी करानी है एट द एंड, तो मतलब वो करवा भी रखी है वैसे, इस पेपर में भी थी। तो वो आप लिख दीजिएगा। देन आप बता दीजिएगा इस केस में आप हाँ ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि लिक्विड लिक्विड आपस में जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लिक्विड लिक्विड आपस में एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। एंड विस्कोसिटी इन लिक्विड्स इज ऑल अबाउट आपका अट्रैक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। ठीक है, तो उस तरीके से आप बता देंगे, बाकी आप लोगों को डिटेल में आता है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। देन यहाँ पर हमने बात करी क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गैस। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड यहाँ पर जो सवाल आया था, दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर कोलिजन नंबर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों पर आया हुआ है। तो पिछले साल आपका आया था ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर, तो हो सकता है आपका कोलिजन नंबर पर आ जाए, तो कोई वो नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोनों रिलेशन को। ये आपका है कोलिजन नंबर का रिलेशन, इस रिलेशन के बारे में डिटेल में सवाल बना रखें। वैसे पिछले साल इससे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आए थे, तो हो सकता है आपके में आ जाए, तो तैयार रहिएगा। दिस इज योर न्यूमेरिकल। क्या इससे पता लग रहा है, तो सर समझाएंगे कैसे। बेटा आप सिंपल सा फॉर्मूला लिख दीजिए, आधा काम वहीं पर हो जाएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ भैया बच्चे को आता है। फिर आप ये दिखा दीजिए लिख के, दिखा सकते हैं हाँ सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा, वहां पर याद होगा आपको, हमने एक्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है उसमें हम वेलोसिटी वाली वैल्यू नहीं डालते, फिर बाद में वो पुट करा था, वो पूरा आपको दिखा रखा है। साथ साथ वहां पे जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने अज्यूम करता है एन को, उसको भी फिर मैंने डिटेल में डालकर पुट करके दिखा था, तो वहां से ही आता है।
हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो जो डायरेक्टली इस लेक्चर पर आए होंगे कि ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं अपनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरा वो जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने जो अज्यूम करा था उसको हमने करा है यहाँ पर पुट। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये रिलेशन निकल के आया था। तो जाके उन वीडियोस को पहले जरूर देख लीजिएगा, वो आपका प्राइम नहीं है, ये आपका मैं बताऊं इस पेपर से बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं दिखेंगे, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ये बात बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे। पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो आपको जो है पूरा पेपर आपको पूरी प्लेलिस्ट में से दिखेगा, कभी भी एक वीडियो लेक्चर पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, पूरा का पूरा जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया, डाइवर्स होकर पढ़िएगा। तो ये जो लोग इसको देखने आ रहे हैं, सिर्फ मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज जाके यूनिट वाइज देखिए, यूनिट वाइज आप करने की कोशिश करिए, आराम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर ये पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे आप ही के सामने ही होंगे, मतलब आपके दोस्त होंगे जो आपको बता देंगे कितना ये आसान लग रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल बन गया। देन यहाँ पर बात करें ये वाला सवाल, यार मैंने बहुत चेक करा, मुझे लग रहा है ये गलत है। एक बार आप बताइएगा, मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ हाइड्रोजन का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं गलत है। द पॉइंट इज, क्योंकि यहाँ पर यार इन्होंने टेम्परेचर तो कांस्टेंट बोल दिया, पर हाइड्रोजन और हीलियम का जो मोलर मास है वो अलग होता है। अब ये यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गलती हुई है, बाकी मैंने बहुत जगह चेक किया, गूगल वगैरह सब जगह कर लिया, हर जगह मुझे जीपीटी पे से ये पूछा, मैंने कहा भाई इसका बताओ, तो उन्होंने भी ये बोला जीपीटी साहब ने भी कि ये आंसर गलत है, ऐसा ये सवाल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है, बुक्स में भी देख रहा था मैंने कहा पर कुछ ऐसा मिला ही नहीं इससे रिलेटेड। देन आई थिंक ये मेरे हिसाब से शायद गलत होगा। एंड द पॉइंट इज की क्या हमारे पास सेम होते हैं, तो वो काइंड ऑफ आपको याद होगा पॉजिटिव डेविएशन की हमने बात करी थी, जो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो वो हमारा मैं बोल सकता हूँ फिर भी कि वहां से शायद कुछ कंफ्यूज हुए होंगे जिन्होंने भी पेपर बनाया, हो सकता है वो मॉलिक्यूलर स्पीड की जगह कुछ वो जेड वाला जो होता है, दैट इज उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अचानक से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला शायद वो बताना चाह रहे हो, कुछ उसमें उनसे गलती हुई है, तो वो हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे ये लग रहा है गलत है। बाकी आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट्स में टेलीग्राम पर मुझे बताइएगा क्या है, आप लिंक तो है आपके डिस्क्रिप्शन में, नोट्स वगैरह वहां पर आई जाएंगे इसके, तो वहां से आप जरूर बताइएगा। देन यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन अर्थ वेरीज विद हाइट, तो ये बहुत प्यारा सवाल है। इसके लिए भी आपको यहाँ देख सकते हैं मैंने दो सवाल करा है और दोनों में आपकी इक्वेशन यूज हो रही है, और यहाँ पे जितने भी फिजिकल में थ्योरेटिकल सवाल है ना, ये खास बात है, यहाँ कुछ ना कुछ एक इक्वेशन यूज होगी, बस आपको इक्वेशन याद है तो आपके आधे से ज्यादा सवाल बन गए। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन जो हम आई थिंक डेरिवेशन इसकी लेक्चर्स में कर रखी है, वैसे शायद इस बार पता नहीं आई थी या नहीं, देख लेंगे। हाँ आई थी डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन यहाँ पर आपके पेपर में आई हुई है, आगे कर लेंगे। तो इस के मुताबिक आप देखिए क्या बता रही है इक्वेशन, अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन यूज करिए, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस mgh बाय आर टी, ठीक है। पी नॉट क्या है हमारे पास प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, और एच हाइट पे कुछ प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो वेरी कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर गैस की बात हो रही है, क्योंकि एम इज योर मोलर मास, दैट मींस मेरा जो प्रेशर है, क्या मैं उस बात को बोल सकता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव है, तो मैं इसको पी नॉट बटे ई की पावर को एक्सपोनेंशियली लिख रहा हूँ एम जी एच बाय आर टी, दैट मीन्स यहाँ पर जहां पर मैंने एम की वैल्यू बढ़ाई वहां पर इस पूरे आदमी की वैल्यू बढ़ी, जहां पर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी ये कम होगा। आई होप आपको रिलेशन यहाँ से समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ई पर कुछ पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, और अगर ई पर कुछ पावर कम होगी तो पूरी ये वैल्यू कम, और अगर ये वैल्यू कम तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा। आई होप ये आप लॉजिक यहाँ पर हिट हो रहा होगा। तो अब बात यहाँ पर करनी है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास आ रहा है एट डिफरेंट हमारे पास, देख सकते हैं। तो यहाँ पर द पॉइंट इज, जैसे जैसे हम हाइट को वेरी करेंगे, जैसे जैसे मैं हाइट को वेरी करूंगा, क्या वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेरी करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। अब द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेन वैसे मुझे यहाँ पर इससे रिलेट करवाना था, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। अगर मैं हाइट वेरी करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेरी करेगा, एंड वी नो पार्शियल प्रेशर इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम ऑलवेज, तो मेरा मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर मेरा मोल फ्रैक्शन कम हो गया दैट इज मेरे उस पर्टिकुलर गैस के मोल्स कम हो गए, मतलब कॉम्पोजिशन कम हो गई। सो दैट्स हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन। आई होप सो लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, किस तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर एक और चीज यहाँ पे बात ये भी बन सकती है कि आप देख सकते हैं जब हमारा यहाँ पर हाइट और ये मोलर मास आपके काइंड ऑफ एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते हैं, ये डायरेक्टली आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ मोलर मास मैंने बढ़ाया, तो अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है उस पर बात नहीं करते, बट हाँ मेन पॉइंट हमारी जो यहाँ पर थी उसमें रिलेशन निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर हमें प्रेशर कोई चीज कांस्टेंट चाहिए होगी ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज थी दैट इज की एट हमारे पास हाइट के साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, मतलब कुछ कोई गैस आप देखेंगे जैसे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे तो वहां हीलियम आपको गैस मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लो जो हमारे पास कहता है हाइट के साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस वेरी करती हैं। और हमारी एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी लोअर मोलर मास वाली गैसेस होती हैं वो आपको ऊपर वाली हाइट पर मिलेंगी, इस बात को आप देख लीजिएगा। ये है थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसको भी फर्दर ऐड कर सकते हैं। बाकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग केएल कपूर साहब की किताब में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, तो जो लोग अभी टाइम है जिनके पास वो जरूर जाइएगा देखने। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन सरफेस टेम्परेचर ऑफ
वाटर गिविंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पर आपके सामने मैंने किसी वीडियो में यहाँ पर बनवाया था। इस तरीके का ग्राफ होता है यहाँ पर कि सरफेस टेंशन हमारे पास इनिशियली जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिटर्जेंट ऐड करते रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट बन जाती है। और इस कांस्टेंट को जानने के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड लिख दूं तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। एग्जामिनर मेरे हिसाब से सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि क्या आपको क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में नॉलेज है या आप ऐसे ही मुंह उठा के एग्जाम देने आए। तो मेन चीज जो मेरे अकॉर्डिंग वो जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहेंगे कि आपको इसकी नॉलेज है यानी। तो बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम क्रिटिकल माइसेल या मिसेल जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट होने लगते हैं किसमें, बल्क में। और बल्क क्या होता है हमारे पास, वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। एंड सरफेस टेंशन इज ऑलवेज योर सरफेस प्रॉपर्टी, सरफेस की ही प्रॉपर्टी होती है। फिर यहाँ पे इससे क्या होगा, तो हमारे पास सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप सरफेस पर एक जगह भर चुकी है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है सरफेस पर कुछ ना भी बबल्स वगैरह बनाने का या आने का, तो जगह ही नहीं है, तो अब वो नीचे जाएंगे। फिर हाँ जब ये हट जाएगा तो फिर वो नीचे से ऊपर आएंगे, तब भी हमारी सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी और कांस्टेंट। आई होप सो यहाँ पर समझ में होगा। देन फर्दर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बात हुई थी कि सरफेस टेंशन जीरो क्यों बन जाती है, तो इस इक्वेशन को आप जरूर कंसिडरेशन में लिएगा कि ये आपका फॉर्मूला था, किस साहब ने दिया था, एटवो साहब जो भी थे, ये इनका नाम शायद मैं गलत ले पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा। फिर बताइएगा कि सरफेस टेंशन कब जीरो होती है, जब हमारा टी बराबर टीसी के बराबर होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है above which the gas cannot be liquefied no matter how high the pressure is। इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जहां पर अगर हमारा जो गैस है, जो भी हमारी गैस है, उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारी अब जो है वो अगर गैस है तो वो गैसी फॉर्म में रहेगी, या अगर हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा काफी मतलब डी हर गैस का एक अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये यहाँ पर हुई थी और क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारी सरफेस टेंशन हो जाती है जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमारी सरफेस टेंशन हो जाती है जीरो। इस इक्वेशन से हमें यहाँ से ये पता लगा था। और एट द एंड हम फिर आए थे यहाँ तक अपने आराम से, यहाँ पर एक रिलेशन और बन गया था। तो फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन हुई थी, रैमसे एंड शील्ड साहब ने करेक्शन करी, तो वहां पे उन्होंने 6 डिग्री की बात करी कि नहीं रफली अब 6 डिग्री होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात हुई, बट आपको यही क्वेश्चन करेंगे तो यही इक्वेशन आप लिख के दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी सवाल मैं देख पा रहा हूँ सारे के सारे कुछ ग्राफिकल इक्वेशन वाइज तो वैसे ही आए, थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने पर अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इक्वेशन हो साहब छोड़िएगा मत, इक्वेशन जरूर लिख के आइएगा, बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। नंबर भी आपको यहाँ पर जो है डिसेंट मिलेंगे। इसको भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रियल गैसेस के लिए ये सिनेरियो होता है, आइडियल के लिए तो हमने देखा ही था, दैट दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का रिलेशन। तो इसको भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, के.एल. कपूर साहब की किताब से कट आउट लिया गया था। नेक्स्ट अगर सवाल बनाए तो यहाँ पर ये डेरिवेशन जी बहुत ज्यादा डिटेल में कर रखी है, डिस्कस बहुत ज्यादा बार कर रखी थी। सिंपल हमने एक क्यूब लिया था, वहां पर हमने मोशन माना था, हमने चेंज इन मोमेंटम का इस्तेमाल किया था, एम यू एक्स और एम यू वाई। ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी मेरी ये वाली वॉल आ गई। इस वॉल पर आकर कोई भी गैस का पार्टिकल टकराएगा तो कुछ मोमेंटम जनरेट होगा, जिसको मैं एम यू बोल रहा हूँ, बिल्कुल सर। अब ये उसी मोमेंटम से जब वापस जाएगा तो यहाँ पर एम यू, फिर आप उसी मोमेंटम से वापस पीछे चले गए। सो दैट मीन्स मेरे पास चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हमारे पास डेल्टा ये आता है 2mu। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा, तो टाइम को मैं लिख देता हूँ अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होता है 12, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक आने के लिए एल लेंथ, जाने के लिए वापस एल लेंथ, तो इसकी बात करी थी हमने। फिर डिवाइड कर दिया था मैंने उसको, स्पीड स्पीड बाय लेंथ हमारे पास हो जाता है टाइम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एंड वी नो ये जो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ आई टॉक अबाउट दिस इज सिंपली और फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। बचपन से पता होती है बात, मतलब क्लास 11 से पता होती है डीपी बाई डी टी, तो वही निकालना है। हमने डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास प्रेशर आ जाता है। फिर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ हमें हर डायरेक्शन का जो है वो हर उसका चाहिए, तो हमने सिर्फ पी एक्स के बारे में बात करी है, तो फर्दर डायरेक्शंस का भी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हाँ। और यहाँ पर हम एक चीज अज्यूम ये करते हैं कि यू एक्स बराबर यू वाई बराबर यू जेड होगी, ये यहाँ पर हमने एक अजम्पशन मानी थी एट द एंड। और फिर उसी के हिसाब से हमारे पास जो है वो 3 की फॉर्म में आया था आंसर। एंड एट द एंड हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंपल सा आंसर हमारे पास आ जाएगा। आई होप सो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो हमारा रिलेशन बना वो यहाँ पर आपका बन जाता है 1/3 mn इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यह आपका जो है वो नेट वेलोसिटी आ रही होती है, वो आपकी आ रही होती है, इसको हम यूएक्स को मान लेते हैं एट द एंड सी स्क्वायर/3 आपका बन जाता है यहाँ से रिलेशन। इसकी वैल्यू जो है अगर मैं बात करूँ, ये आपका बन जाएगा 3u² इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3ux²। फिर हम वहीं पर अपनी वैल्यूज को पुट करके आराम से अपने आंसर तक पहुंच गए थे, जो आपने डिटेल में दे रखा है। यहाँ पर मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये आराम से आपसे हो जाएगा, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, पूरा डिटेल में अवेलेबल है।
फिर मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन की, बहुत आसान सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो ऐसे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख रखा है एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर का शायद मैंने पीछे कहीं पर, हाँ जब मैं कोलिजन नंबर की बात कर रहा था तो याद रखिएगा मैंने वहां पर रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला बोल दिया था, दैट इज एवरेज स्पीड डालते हैं वहां पर, हाँ याद आ गया एवरेज डालते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हमें मूलर मास दे रखा है यहाँ पर कितना, सर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था हाइड्रोजन। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का, जो आप मास डालेंगे जिसको आप 2 ग्राम बोलते हैं, यहाँ पर आप उसको 2 किलोग्राम की फॉर्म में रखेंगे बस। वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, पाई की वैल्यू सबको पता है, आर की वैल्यू 8.314, टी आपको टेम्परेचर गिवन है पीछे वाले सवाल में शायद 298, 8 की वैल्यू सबको पता है, कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। तो फ्री के यहाँ पर मैं बोलूंगा इन्होंने 5 नंबर दिए आपको, सिर्फ कुछ कैलकुलेटर्स आपकी मदद लेनी। फिर यहाँ पर हमने आइसोथर्म्स की भी बात डिटेल में कर रखी है, आप देख सकते हैं सारे सवाल, भाई पूरा पेपर था ये वाला ऐसा था, पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करिए, मतलब थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट करता है यहाँ पर वीडियोस बनाने को। तो ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिर फिजिकल में आए हो, शायद आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि फिजिकल बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही थी, तो मैंने कहा डालूं या नहीं डालूं, काफी समझने में भी आ रहा था। पर फिर काफी बच्चों ने कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि नहीं करना है करना है, तो मैंने फिर उसकी स्लाइड्स वगैरह सब बिल्कुल एंड मोमेंट पे सब कुछ एंड टाइम पर करा था। और इस फिजिकल की जो वीडियो सारी देख के गया था, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो उसमें तो फिर भी आपके 8 में से आपके 6 क्वेश्चन हो रहे होंगे जो आपको पूरे के पूरे लग रहे होंगे, हाँ कहीं ना कहीं आ रहे हैं, 5 भी हो रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा 6 के 6 ही होंगे, कहीं कहीं 5 भी हो रहे होंगे, आपको लगा होगा। और यहाँ पर जो थे लगभग लगभग 6 के 6 ही हमारे रेलेवेंट थे जो हमारे वीडियो लेक्चर से आए थे, ये यहाँ पर खास बात थी। अब आते हैं यहाँ पर एनटीओज आइसोथर्म, हमने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर, जो यहाँ पर आपने टेम्परेचर का देखा होगा कैसे हमारे पास ऊपर वाला जो फेज होता है वो यहाँ पर हमने बात करी थी पहले लिक्विड होता है, फिर ये जो बीच वाला फेज आता है इसमें इंटरमीडिएट फेज जिसमें लिक्विड और गैस आपके काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में कन्वर्जन चल रहा होता है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो फर्दर आ जाता है गैस में। तो यहाँ पर ये क्या हुआ था, दिस इज सिंपली योर प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास जो वेरिएशन, आप सभी को पता है लिक्विड को अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तो काइंड ऑफ वो मुझे गैस ही देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही। तो वही कर रहे थे हम। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि देखते हैं क्या होगा, टेम्परेचर हम बढ़ा जा रहे हैं बढ़ा जा रहे हैं, तो हम अलग अलग टेम्परेचर्स पर हिसाब किताब कर रहे थे। अचानक से एक टेम्परेचर आया, हमने देखा यार गैस तो अभी लिक्विड था ये गैस हो गई, पता ही नहीं चला, मैंने लिक्विड से गैस वाली कोई स्टेट ही नहीं। तो वही टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और अब अगर मैं उसके चला गया, अगर मैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो साहब आपकी जो गैस है वो लिक्वाई नहीं होगी, आप जो है वो कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए कितना भी प्रेशर घटा लीजिए, बढ़ाना ही होगा गैस के लिए, तो हाँ तो आप जो है वो गैस को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपका जो है वो प्रेशर काफी कम है, वॉल्यूम ज्यादा, फिर आप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अचानक से गैस से काइंड ऑफ लिक्विड में आती थी, यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पर आपका जो है वो कन्वर्जन प्रॉपरली होता था। तो यहाँ पे और अच्छा डायग्राम ये हमारी इस पर्टिकुलर किताब में बना हुआ था, तो यहाँ से हमने इसको और अच्छे से समझा था अपना ड्यूरिंग द लेक्चर्स। फिर एंड्यूज आइसोथर्म यही था हमारे पास, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करती। फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन हुआ है विदाउट एनी डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ है, मतलब किस बिल्कुल हमारे पास जो है वो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं था जहां पर मेरे पास लिक्विड और गैस फेज दोनों प्रेजेंट हो। मतलब सर यहाँ जो हम देख सकते हैं, आप सभी को बताइए वेपर प्लस लिक्विड था, पर यहाँ जो हमारा आया था दैट इज हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर पर, वहां पर मुझे पता ही नहीं लगा कब में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया या कब में गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो वहां पर हमारे पास हर टाइम पर एक ही सिंगल स्टेट थी। तो यही हमारे पास कहीं ना कहीं दर्शाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट को। जिन्होंने लेक्चर देखा है बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात करी थी। तो ये हमारा दूसरा सवाल था जो बहुत ज्यादा इजीली हो गया था। देन वी हैव यहाँ पर ये बहुत प्यारी सी बेसिक डेरिवेशन यार, जो मतलब बहुत ही ज्यादा, इससे ज्यादा आसान डेरिवेशन शायद ही कुछ होंगी। आपको सिंपल सी रियल गैस इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसके बारे में मैं जरा बात करूंगा। पहले इस सवाल पर आइएगा, ये सवाल था जो हाँ मैं बोलूंगा शायद मैंने आपको अभी तक वीडियोस में नहीं मिला होगा। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये था कि बहुत बेकार सवाल लगता था, शायद जिसको आता भी होगा ना, जिसको ये आता भी होगा वो भी शायद ही इसको अटेम्प्ट करेगा। क्यों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सवाल की खासियत। केएल कपूर साहब से ही की किताब से ये लिया हुआ है सवाल, उसी जैसा। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सवाल रख दिया, इन्होंने ये पूछा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको नाइट्रोजन के निकालने हैं इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर, ठीक है। और आपको बोल दिया कि स्पीड जो है वो इस पर्टिकुलर रेंज में। तो आपको पता ही है, जब हम ग्राफ अपना बना रहे थे अपना मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहां पर हमें अलग अलग स्पीड मिलती, ऊपर सबसे टॉप पे मोस्ट प्रोबेबल थी, फिर उससे ज्यादा भी थी उससे कम भी थी। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी है उन्होंने, बस ये इस तरह से लिखी है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, हमें यहाँ पर इन दोनों का निकालना है, ठीक है। हमें यहाँ पर स्पीड दे दी, बस यहाँ पर पोजेसिंग ये वेलोसिटी आपकी ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल, और यहाँ जो है आपकी ये है दैट इज योर ये आपका ये जो आपका रेंज दे रखी है, ठीक है।
अब यहाँ तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने यूएमपी भी नहीं दे रखी थी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो अगर आपके सामने ऐसा हो कहीं आपको दे दें तो आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी, पर लकीली यहाँ पर आपको ये 400 दे रखा है, तो ठीक है, आपका काम हो गया। अदरवाइज आपको यहाँ पर ये भी बैठ के निकालनी पड़ेगी, दैट इज अंडर रूट आर टी बाय एम से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्पीड निकाली, हमारी आ रही है 400, यहाँ पर आ रही थी इनकी 420, तो लगभग लगभग आसपास ही, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखिए आप कितनी मेहनत करा के इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे आपने निकाला कितना डेविएशन है, एंड एट द एंड जो ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है, आपको डेल्टा यू निकालना है। तो ये प्लस माइनस दे रखा है ना, तो आपको डेल्टा यू जो आएगा वो आपका इसका सिंपल सा डबल आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड का आएगा, दैट इज डी यू की वैल्यू आप चेंज बोल लीजिए, ठीक है। फिर आपको इस गंदे से फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, बहुत गंदी कैलकुलेशन होगी, गलती होने के स्कोप में बोलूंगा हाँ हो सकता है, फिर आप लोग भी काफी लोग समझते होंगे कि यार गलती हो गई तो मतलब एट दी एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मार्क्स काट ही लेंगे टीचर, उनके पास आंसर की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब होती होगी। अगर जो अच्छे टीचर होंगे हाँ मैं बोलूंगा वो बिल्कुल नहीं काटेंगे, अगर किसी बच्चे ने अटेम्प्ट करा होगा ना, मेरे हिसाब से अगर मैं टीचर होता तो मैं बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटता। अगर जिस बच्चे ने ये इक्वेशन लिख दी, वैल्यूज पुट कर दी, अब उसका आंसर कुछ भी है मुझे उससे लेना देना नहीं, अगर उसमें इतनी गट्स थी तो मैं कर दूंगा, पर सब लोग ऐसे नहीं होते ना, मतलब हमें नहीं पता साइकोलॉजी ऑफ टीचर की, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या चाह रहे होंगे। बाकी मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी थोड़ी हूँ, ऐसे ही मतलब अपने उससे बोल रहा हूँ कि मुझे मैं ऐसा करता, पर अब जरूरी थोड़ी, क्या पता यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ हमारी वो हो गाइडलाइंस एंड ऑल के कुछ कुछ करने, स्टेप मार्किंग वगैरह वाला हिसाब वो उसको फॉलो करते होंगे। बाकी पर्सनली मैं बोलता हूँ तो ये वाला क्वेश्चन क्योंकि छोड़ देने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखिए ना कितनी खराब कैलकुलेशन है। आप में अगर हिम्मत होगी तभी आप इसको ट्राई करेंगे, फिर आपको एक्सपोनेंशियल की वैल्यू उस तरीके से निकालनी है, माइनस वो करना है, तो यहाँ तो आराम से फिर भी सुकून वाली मुझे वैल्यूज आती हुई नजर आ रही है, पर एट द एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस सवाल को टैकल करना। आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। आप देख सकते हैं आपको पाई पता है क्या है, आपको एम पता है क्या है, मास ऑफ द, मुझे भी हिम्मत नहीं हो रही देख रहे हैं आप सॉल्व करने की, मतलब मैं भी सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर रहेगा। एम यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का मास आपको किलोग्राम में रहना है, याद रखिएगा कितना आप ले लीजिएगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोजन का जो भी ले रखा हो यहाँ तो अच्छा इन्होंने किलोग्राम में 28 ले लिया, आप 32 ले लीजिएगा। आर पता है आपको, टी पता है आपको, यू स्क्वायर आपको पता ही आ जाएगा, 400 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस दिस एंड में डी यू डालना है, तो ये यहाँ पर डाल देंगे। आई होप सो समझ में आ रहा होगा कितना खराब मैं बोलूँ ये कितनी मेहनत वाली ये चीज है। बाकी हम आते हैं अपनी अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, दैट इज ये बहुत प्यारी सी डेरिवेशन थी। ये कभी कभी बुरा लगता है कि जब आपको जो है वो 3 में से 2 सवाल आते हैं और एक सवाल आपका ऐसा आ जाएगा यार अब क्या करें। तो होता है ऐसा भी, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी बिल्कुल होता होगा, एक आध क्वेश्चन तभी हमारा कहीं ना कहीं छूट भी जाता है, मतलब एक आध पार्टी से 5 नंबर का, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी बिल्कुल होता ही होगा। तो कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है कि यहाँ सवाल छूट गया, पेपर डिसेंट जाना चाहिए कॉलेज में, मैं यही बोलूंगा। आप लोग अभी सेमेस्टर में तो अभी से आदत डाल लीजिए, डोंट थिंक कि मुझे टॉप करना है, डोंट थिंक कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आने, बस डोंट थिंक कि मुझे बहुत बेकार नंबर लाने, बस सिर्फ पास होना है। थिंक कि डिसेंट स्कोर आ जाएगा मेरा, आराम से पास हो जाएंगे डिसेंट अच्छे नंबरों से। अब वो आपके लिए क्या डेफिनेशन है वो मैंने कहा, पर एक डेफिनेशन बना लिएगा डिसेंट की। अब 9 सीजीपीए को डिसेंट नहीं बोलूंगा मैं, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। 8 को भी मैं अब डिसेंट मानता हूँ। हाँ 7 वाली को मेरे अकॉर्डिंग, हाँ 7 की जो रेंज में रहता है ना 7 पॉइंट समथिंग वाले, वो मैं बोलूंगा हाँ दैट इज अ डिसेंट स्कोर। पर तभी जब आप कुछ फर्दर और भी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ कि अगर मेरी 7 सीजीपी आएगी तो मैं अपने हिसाब अपने उससे वो नहीं होगा कि यार मेरी बहुत कमाई है, और अगर 8 आ गई बाई चांस गलती से, अगर 8 आ गई वैसा कभी आई नहीं, तो भाई मैं खुश होऊंगा कि वो भाई सब इतनी ज्यादा आ गई, मैं ये भी काम करता हूँ वो भी करता हूँ, तो वो चीजों पर ध्यान नहीं देना। आपको जो है अगर और किसी चीजों पर ध्यान देना तो बहुत ज्यादा स्कोर आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि एट द एंड आपसे कोई नहीं पूछने वाला जब आप कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे कि आप टॉपर थे, अच्छा आपके इतना स्कोर आया, अब आपको उसी स्किल को प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे कोई बच्चा टॉपर हो, उसकी कोई टीचिंग की जॉब में जाने के जैसे चांसेस होते हैं एडटेक वगैरह में जा रहा हो, पर उसको पढ़ाने में बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई ज्यादा करी होगी पर उन्होंने स्किल्स कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करी होगी, तो हो गया काम आपका। आई होप समझ पा रहे होंगे आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, पर हाँ आपका एग्जाम में स्कोर करना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ ना, तो जरूरी नहीं है जिसकी फुल सीजीपी आ रही हो 9 आ रही हो उसको नॉलेज ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, मतलब हो सकता है उसने उसको स्कोर करना अच्छे तरीके से, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भी हिसाब से आप देख लीजिएगा, अपने आप को मैं बोलूंगा इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि आप क्या जो भी स्कोर आ रहा है क्या वो इस वजह से आ रहा है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं, या इस वजह से आ रहा है कि आपको आता कुछ था कुछ नहीं था, कुछ आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, पर आप लिखा है तो आपको नंबर मिल गए, ज्यादा लिखा है, कुछ कुछ काइंड ऑफ सही भी लिखा है, पर आपको काफी चीजें कंसेप्चुअली नहीं पता, तो फिर आप अगर केमिस्ट्री में ही आगे चाह रहे हैं परस्यू करना, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, आप केमिस्ट्री को कंसेप्चुअल लेवल पर करने की इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा, ये मैं आपको एक सलाह दूंगा। आते हैं आगे, ये डेरिवेशन देख लीजिए कितनी आसान थी, यहाँ पर आपको पता है ये इक्वेशन सभी को याद होती है, सिर्फ आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि यार रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है वो, और सिंपल सा आपको उसमें डालना है। पीएम वीएम क्या होता है, आपके मोलर प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल वॉल्यूम वगैरह ही होते हैं, यहाँ पर वीएम वगैरह जो होती है मोलर वॉल्यूम है, तो यही आपका सारा का सारा वीआर वीएम बाई वीसी मोलर वॉल्यूम। अब ऑब्वियसली मोलर प्रेशर तो होता नहीं, आपको पता होगा प्रेशर हमारे पास, मोलर प्रेशर नहीं होता, वॉल्यूम तो मैं बोल सकता हूँ एक मोल की वॉल्यूम क्या है, पर वैसे नहीं बोल सकता ना, तो वही सेम चीज यहाँ पर बहुत आराम से हमने पुट करी।
पी आर की वैल्यू, पी आर इंटू पीसी। आप देखिएगा, अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता दूं क्योंकि आप नए हैं यहाँ पर। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, आपको हो सकता है इन्होंने यहाँ पे जैसे डिराइव करने को बोल दिया, अब मैं यहाँ पर बैठा कैलकुलेशन कर रहा, पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं मुझसे गलती से हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो और मैं भूल गया कि यार ये मेरा आंसर नहीं आ पा रहा, तो परेशान नहीं हो ना, 2-3 पेज लाइन आराम से कैलकुलेशन करते हुए जाइएगा। कुछ कुछ ऐसे ही काटा पीटी करते हुए दिखाइएगा, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्टिंग करते हुए, यहाँ से काटा पीटी की एक्टिंग करिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही रफ वर्क चाहे तो रफ वर्क लिख दीजिएगा वहां पर, और फिर एट द एंड जो फाइनल रिलेशन हो ना उसी को लिख दीजिएगा। मैं ये करता हूँ, और इस वजह से कभी आप बीच रास्ते पे आ रहे हो फिर आप पूरा काट दें कि नहीं यार ये तो डेरिवेशन में भूल गया या भूल गई, तो ऐसा मत करिएगा। जाइएगा जितना आपसे हो रहा है कर लिएगा, आपको क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक पता होगा, तो आप हो सकता है एक आध मिस्टेक की वजह से हो रहा हो, फिर टाइम वगैरह कम हो तो आप परेशान हो रहे हो कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये अब वो नहीं होगा, टाइम अप हो जाएगा एंड सो ऑन, ये सब आप सोच रहे हो, तो इतना ज्यादा वो मत सोचिएगा। चुपचाप आइएगा, आराम से देखिएगा। ऐसा मैं कर चुका किसमें, आप लोगों को वीडियो देखोगे तो शायद आपको पता होगा, मैंने उसमें करा था जब मैंने सेमेस्टर 1 में वही ली थी, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस। तो वहां पे जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते थे ना, बहुत डेल बाय डेल, 2-3 पेज तक मैंने डिफरेंशिएट मारा था, मुझे पता था मुझसे आंसर नहीं आया क्योंकि मैंने देख लिया था, एक दो स्टेप मिस हो गया, मैं भूल गया। तो फिर मैं बस डिफरेंशिएट कुछ कुछ करे जा रहा, कुछ कुछ करे जा रहा, शायद एनथ डेरिवेटिव कुछ निकालना था जो होता था, बस तभी मैथ्स ली थी, उसके बाद नहीं ली मैंने मैथ्स, वो निकालना था बस। फिर मैं भाई टेस्ट वो था यूनिट टेस्ट, तो उससे पता भी लग गया, तो और वो सक्सेसफुल लगे, तो वहां से मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं काम बन सकता है। जरूरी नहीं है कि टीचर जो है हमारे वो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हों। तो वहां से मुझे ये प्रूफ मिला था कि हाँ ठीक है, मैं इस तरीके से जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप भी लोग अगर कहीं फंस जाएं तो चले जाइएगा ऐसे। अब यहाँ पर सिंपल आप इसको डिवाइड में लेंगे तो ये हो जाएगा 3VR-1, तो यहाँ से मैं हटा दूँ। फिर ये P+3/V², अब ये आपका जो है वो उस साइड माइनस में आ जाएगा, खत्म। आई होप सो ये आपको बहुत आसानी से डेरिवेशन लगेगी, बहुत बार करिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए अगेन ये वाला डेरिवेशन बहुत आसान है सर जी, ये भी बहुत ही बार डिस्कस यहाँ पर कर रखा है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बोली थी कि आप करस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में बताइए, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट को स्टेट करिए। तो सिंपल सी चीज ये बोलती है, ये लॉ ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का रिड्यूस प्रेशर पता है और उनका रिड्यूस टेम्परेचर पता है, तो आप समझ लीजिए उनकी सेम रिड्यूस वॉल्यूम होगी। सर लॉजिकल चीज है, क्योंकि यहाँ द पॉइंट इज यहाँ पर कोई भी आपके वेंडरवॉल कांस्टेंट नहीं आ रहे। दैट इज आपका जो वंडरवॉल कांस्टेंट आपको पता है ना, ए और बी कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, एक साइज पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये बात है ना, कोई मोलर मास वगैरह आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये खास बात थी इस पर्टिकुलर चीज की कि अगर कोई भी दो अलग अलग गैसेस हैं, उनका सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर और सेम रिड्यूस्ड प्रेशर हो गया, तो उनकी सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी होगी। ये यहाँ से पता लगती है। आते हैं अपने नेक्स्ट आगे डेरिवेशन की तरफ। दैट इज यहाँ पर हमने देखा था, जहां पर हमने ये कुछ ना कुछ बातें बताई थी, अजम्पशन करी थी यहाँ पर। ये तो खैर यहाँ से मैं दूसरा कटआउट लाऊं, वहां पर तो प्रॉपरली पेन से वहां पर समझाया था किस तरीके से आपने को करना है। आपने जो है वो 3 लेयर्स ली थी, इस वाले की यूजर थी, यहाँ पर कुछ जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा डिक्रीज करके मैंने जब भी माइनस करा था, देन ऊपर जो है मैंने कहीं ना कहीं ऐड करा था, आई थिंक लैम्डा वाज माय मीन फ्री पाथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस के बारे में बात करी थी। फिर यहाँ पर अगेन हमने मोमेंटम की कहानी लगाई थी, चेंज इन मोमेंटम एट द एंड निकाला था, उससे हमने फिर अल्टीमेटली फोर्स निकाल लिया। और जैसे ही हमने फोर्स निकाल लिया तो वहीं से हमने पुट कर दिया था, आई थिंक उसके किसी चीज के, किसके याद नहीं आ रहा मुझे, फोर्स को हमने 6/8 RV के करा था पुट। आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली किस चीज के हमने इक्वल पुट करा था। फिर हमारा वहां से सिंपल डायरेक्टली आंसर आ गया था। तो ये हमने यहाँ पर करा था, तो बहुत ही ज्यादा ये भी चीज हमारी आसान थी। तो यहाँ पर हमें ये आपकी डेरिवेशन आ गई। अच्छा एक चीज उन्होंने पूछी थी कि आप वो बताइए, दैट इज कि टेम्परेचर प्रेशर, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वाली बात करी थी। तो आपको जो है बस यहाँ पर क्या करना है, हर चीज की वैल्यू डालनी है। जैसे डेंसिटी की वैल्यू, जैसे इस वाले में देखता हूँ, आपको एन की वैल्यू पता है, याद होगा आपको, आई होप वहां पर उन पर्टिकुलर लेक्चर्स में हमने डाल रखी है जहां पर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर से कहीं ना कहीं कोलिजन नंबर और उसका रिलेशन करवाया था। देन यू आपकी वैल्यू आपको पता है, मीन फ्री पाथ आपको पता है, तो एट द एंड आपका जो रिलेशन आएगा वो कहीं ना कहीं ये आ जाता है, वेयर डी इज योर आपका मॉलिक्यूलर डायमीटर वगैरह। तो आप मीन फ्री पाथ की वैल्यू डालते हैं, सी की वैल्यू डालते हैं, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी जब आप चीजें पुट करते हैं तो एट द एंड आपके सामने ये पर्टिकुलर रिलेशन आएगा, विच अगेन स्टेट्स क्लियरली स्टेट्स कि यहाँ हमारा जो ईटा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर एट ऑल। आई होप सो यहाँ पर क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल था, डेरिवेशन बहुत ज्यादा डिटेल में करी थी इसकी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपके पेपर में ये आ सकती है। वैसे काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये वाली शायद ना, जो डेरिवेशन इस पेपर में नहीं हो ना और वो मैंने वीडियो लेक्चर में कराई हो, उन पर भी थोड़ा बहुत फोकस करिएगा। क्योंकि जनरली जो मैं आपको एग्जामिनर का वो बताऊं ना, साइकोलॉजी क्या रहती होगी, वो उनकी ये रहती होगी कि देखो ये सवाल तो हमने पिछले साल पूछ लिया, ये सवाल इस साल हम शायद अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास और भी क्वेश्चन हो। तो हम क्या करते हैं, इससे पिछले वाले जो सवाल, इससे पिछले के जो 2 साल के पेपर हैं उनमें जो डेरिवेशन आई हैं और इसमें वो डेरिवेशन नहीं है, उन पर वो फोकस कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में बात करूं तो ये आपका 2023 के पेपर में नहीं था,
पर ये 2022 के एनईपीवी के पेपर में था, जितना मुझे अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था, सो दैट्स इसीलिए उन्होंने सोचा होगा 22 के बाद 23 में देना अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा चलो 24 में दे दें। अब हो सकता है वो 25 में ना दे, हो सकता है, मैं एक बात बता रहा हूँ, करना ये सारा कुछ करा रखा है, वो बात नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि कौन से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ही अभी मैंने क्वांटम केमिस्ट्री के अपने भी काफी पेपर थे हमारे, उसमें भी काफी गेस करते, बहुत एंड मोमेंट पे मैंने अपने दोस्तों को भी कुछ सवाल भेजे कि भाई ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, गट सारी इनमें से आएंगे, और कुछ ऐसी सिलेक्टेड मैंने 15 के आसपास क्वेश्चन भेजूंगे, उनमें से 4-5 सवाल डायरेक्टली आते हैं, मतलब आप समझ लीजिए 25 नंबर आपके पड़ जाएंगे। और क्वांटम केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, मतलब जो हाल हुआ था सभी बच्चों का, वो मैं आपको बता नहीं सकता, ना ही हम दर्शा सकता। फिलहाल आते हैं यहाँ पर, तो ये डेरिवेशन बहुत आराम से करवाई थी। कहाँ से करवाई थी? हमारा बैरोमेट्रिक लॉ था, तो यहाँ पर आपको याद होगा, अगर लिक्विड का केस होता था तो लिक्विड के केस में हम आराम से सब कुछ जो है वो कर दिया करते थे, यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ सेटल हो जाता था। पर गैसेस में हमारे पास क्या होता था? डेंसिटी प्रेशर पर डिपेंड करती थी। हमारे पास लिक्विड्स में कोई खास जो है वो डेंसिटी का रिलेशन नहीं होता प्रेशर का, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कोई खास लिक्विड की चेंज नहीं होती, क्योंकि इतना कुछ रिलेशन उनका होता नहीं। वेरस गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि काफी दूर दूर होते हैं, तो मैं थोड़ा सा भी उनको पास ले आऊं, थोड़ा सा भी प्रेशर लाऊं, तो वो कहीं ना कहीं डेंसिटी में उनके डिफर कर जाती है उनकी डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने बस इतना करा था इस पर्टिकुलर जगह पर, दैट इज डीपी इज इक्वल टू माइनस रो डी एच जो हमने निकाला था, उसमें हमने बस डेंसिटी की वैल्यू डाल दी थी। और द मोमेंट मैंने डेंसिटी की वैल्यू डाली, हमारे पास सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, हमारे पास प्रेशर का पी आ गया था, और फिर हमने एट द एंड इसको इंटीग्रेट करा था। और हमने अगर लिमिट्स ले लेंगे तो हमारा लिमिट्स लेके अच्छा काम करा, तो आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर, हाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू एम जी बाय डीपी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बात करी स्मॉल प्रेशर की डी एम जी बाय, फिर हमने बात करी थी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिक्रीज इन प्रेशर की बात हो रही थी, तो मैंने माइनस डीपी यहाँ पर लगा था। ये माइनस का साइन मुझे याद नहीं आ रहा क्यों लगा था एग्जैक्टली, पीछे लिख रखा है इन्होंने केएल कपूर की किताब में, तो यहाँ पर पी माइनस नहीं, यहाँ पर नहीं लिख रखा फिलहाल, कहीं तो लिखना चाहिए पी एच माइनस पी नॉट, ठीक है हाँ, क्योंकि वो सॉरी हाइट के साथ हमारे पास डिक्रीज होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो हमने नीचे आ रहे थे ना, तो नीचे कहीं ना कुछ प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है क्लियर। देन सिंपल कुछ नहीं करा, वैल्यूज पुट करी थी बहुत आराम से हमने यहाँ पर, डीएम की वैल्यूज पुट करी, एम क्या है आपका मास है जो किसके इक्वल होता है आप सभी को पता होना चाहिए, तो सभी चीजें हमने पुट करी थी, फिर बहुत आराम से इसको डेरिवेशन में हम लिखे गए थे, ये आपका डीएम की वैल्यू है, सभी कुछ बात कर रखी है, सभी कुछ मतलब कराया हुआ है। अब यहाँ पर इसी पर बेस्ड इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया था, अब सिमिलरली यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या बोल दिया उन्होंने? मोलर मास निकालिए उस पर्टिकुलर गैस का इफ इट्स प्रेशर फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू इन अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ, तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये जो प्रेशर है आपका उन्होंने बोल दिया P/3 के इक्वल है, 3 ही है ना, 1/3 नहीं 1/4 है सॉरी, और यहाँ आप लिख लीजिए P0, और ये P0/4 हो गया बेसिकली, आपका जो प्रेशर है वो इनिशियल उसके P0/4 हो गया। एक्सपोनेंशियल को एज इट इज एक्सपोनेंशियल ही रहने दीजिए, माइनस एम की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब एम की, जी को आई थिंक आप 10 डाल लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो हाँ हाइट आपको किलोमीटर में दे रखी है, तो आई थिंक मीटर में करना ही अप्रोप्रिएट रहेगा। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका 300, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा टीडीएस कैलकुलेशन होने वाली। और फिर मैं ऐसे सवालों में बोल रहा था कि आप लॉग ले लीजिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाती है, दैट इज ये एट द एंड आपका ln4 बन जाता, आप लॉग लेंगे तो ये ln 1/4 बनेगा। सिमिलरली ये ln बेस ई है, और उस पूरे की पावर, सॉरी बेस ई क्या, हाँ लॉग बेस ई तो होता ही है खैर, ln फिर यहाँ पर ई इस पूरे की पावर में ये पूरी चीज, तो आपको पता है पावर पीछे आ जाती थी। सिमिलरली इसको मैं 1/4 को 4 की पावर -1 लिख के इसको पावर को बाहर ले आऊंगा, तो जैसे ही मैं पावर को अपना एट द एंड बाहर ले आऊंगा तो ये -4 बन जाता, तो -4 ln ई इज इक्वल टू ये माइनस का पूरा इंटू ln ई बन जाता है एट द एंड। और यहाँ पर एक गलती हो गई, हाँ यहाँ ये गलती हुई है, यहाँ पर मैंने ln e लिख दिया, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये हुआ होगा, देखो यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, ln 4 की पावर -1, ये समझ में आया सबको, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो -1 इंटू ln की पावर 4, तो बस -1 को मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, तो -ln4 इज इक्वल्स टू दिस, और ln e की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, बने आप लोग पीसीएम वाले होंगे, पीसीएम वालों को जो देना है, आपको पता लग रहा होगा कि क्यों यहाँ पर पीसीएम वालों को ही हमें केमिस्ट्री ऑनर दिया जाता है। और जब आगे आप थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो वहां पर आपको पक्का पता लगेगा कि क्यों, काफी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे जब सीयूटी के टाइम होता है ना, तो सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पीसीबी वाले बच्चे होते हैं कुछ जो सोचते हैं कि हमें केमिस्ट्री ऑनर्स में मौका नहीं मिलेगा, हमें मैथ्स का एग्जाम देना हुआ एंड सो ऑन, ये सारी बातें होती हैं। पर वो इसीलिए होती है क्योंकि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा पर वहां पर एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो एट द एंड आपका मैं एक एक्सप्रेशन बनाऊं तो ln4 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर साहब की मदद से पता लग जाएगी, इससे आप कुछ कुछ काटा पीटी कर सकते हैं, ये साहब गए, तो m इंटू 800 बच रहा है ऊपर, नीचे आपका बच रहा है 8.314 इंटू 3, खत्म करिएगा कैलकुलेशन को। आई होप आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल हमने यहाँ पर अपने वीडियो लेक्चर में भी देखा था, इसी तरह से ये सवाल आया था, तो डायरेक्ट यहाँ पर बस ln3 था, तो सेम काइंड ऑफ चीज थी, सिमिलर सेट की तरह आपको करना है।
तो अच्छा m जो आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आपका किलोग्राम में आना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा ध्यान लिख लियो। नेक्स्ट सवाल की बात करें, यहाँ पर क्रिटिकल कांस्टेंट्स आपको कैलकुलेट कराने थे, तो सभी को पता होगा इन सभी के फॉर्मूलाज क्या आते हैं। वीसी की वैल्यू दे रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 3 भी होता है। टीसी आपको दे रखा है क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज 8/27 अरब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही मैं बोलता हूँ। फिर आपको पीसी दे रखा है, फिर यहाँ पर आपको होता है 8a² इसका फॉर्मूला मैं इफ सच बताऊं तो भूल गया अब, क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया। अभी मैं ऐसे ही उठा के इसको सॉल्व करने आ गया अपने एग्जाम देके आज। लास्ट मतलब लास्ट तो नहीं, डीएससी का हमारा एग्जाम था। उसके बाद पीसी की वैल्यू आप डालेंगे, फिर हमें जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं रेशियोज की फॉर्म में मैंने लिया होगा, और आप किसी किसी का रेशियो ले लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं या करवा ही दूं, कभी कुछ बच्चे होंगे ऐसे ही देख लूंगा। तो यहाँ इसको सर कर ही लेते हैं, चलो सॉल्व। तो वीसी आपको दे रखा है 3b, टीसी आपको दे रखा है 8/27 अरब के नाम से आता है मुझे, और पीसी 27b²। क्या सही लिखे मैंने फॉर्मूला? शायद मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सही लिखूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब निकालना क्या था हमें एक बार देख लेते। सो वी नीड टू कैलकुलेट, सिंपल हमारे पास ये वंडरवॉल्स कांस्टेंट है। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि वीसी की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ पर्टिकुलर, तो वीसी आपको दे रखा है कितना, 0.05। तो यहाँ से आपका बी निकल आता है 0.05, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर 3 × b। यहाँ से आपका बी आ जाएगा। द मोमेंट यहाँ से बी आता है आप यहाँ पुट कर देते थे, खत्म हो जाता था। बी पुट कर आप यहाँ ए निकाल लिया। आई होप मैंने यहाँ पे वैल्यूज बस सही पुट करी हूँ। एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ पर आप लोग प्लीज चीज को चेक कर लीजिएगा। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ जो एक हिसाब किताब है, अच्छा जेड की वैल्यू भी फिर निकल जाएगी, टीसी पीसी टीसी वीसी बाय आर टीसी से, वो तो खैर वैसे ही निकल जाएगी। अब यहाँ पर लोग ये सोचते होंगे कि सर हमने यहाँ से ए ये बी निकाल लिया, यहाँ से ए निकाल लिया, तो इस इक्वेशन को क्यों दिया था उन्होंने? तो ये सवाल पिछले साल नहीं आया था। तो आप लोग सोच के चलिए, क्या पता आपसे पूछवा लें, कहेंगे आप बैठ के अब निकालिए आर की वैल्यू। तो फिर वहां पर जो आप याद करिए कुछ ना कुछ आपको एबनॉर्मल आर की वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बारे में पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होगा। तो आई होप आपको याद होगी वो चीज, और उस चीज को जरूर जाके देख लीजिएगा, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। वहां पर मैंने एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ आर के बारे में डिस्कशन करा था कि यहाँ पर आपकी जो आर की वैल्यू है वो अलग आती है। तो यहाँ पर भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकलवा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये आपसे चाह रहे होंगे कि आप कहीं ना कहीं आर की एबनॉर्मल वैल्यू निकालें। मेरे हिसाब से यही इनका मोटिव होगा। बाकी आई होप मैंने फॉर्मूला सही लिखा हूँ, बाकी आप समझ रहे होंगे कैलकुलेट कैसे करना है। अगर कुछ और होगा तो आई थिंक डिवाइड वगैरह करके हो जाता है। बाकी मुझे यही याद आ रहा है कि शायद यही वाले कुछ फॉर्मूला से आराम से यहाँ से बन जाएंगे, पर इतना ही मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो ये आप इस तरीके से इस सवाल को टैकल करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर आते हैं। तो स्टार्टिंग हमें करनी है क्लेप्रॉन्स आपकी इक्वेशन से, एंड एट द एंड हमें डेरिवेशन तक पहुंचना है अपनी क्लॉजियस क्लेप्रॉन इक्वेशन की। तो ये शायद आई थिंक लेक्चर्स में डिस्कस नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरी स्लाइड्स में। सो दिस इज योर हमारे इनकी क्लेप्रॉन्स आपकी इक्वेशन, ये हमें एज इट इज याद होनी चाहिए। dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेब बटे टी इंटू वी मोलर माइनस वी लिक्विड। तो ये आपकी वॉल्यूम है आई थिंक गैस फेज की, और ये आपकी लिक्विड फेज की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ देख सकते हैं मोलर वॉल्यूम्स ऑफ वेपर एंड लिक्विड। तो आपके 1 मोल की वॉल्यूम वेपर फेज में क्या होगी और लिक्विड में क्या होगी। अच्छा, एल फॉर लिक्विड और दिस इज योर वी फॉर वेपर, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ यहाँ पर चीजों को माना था। क्या माना था? सबसे पहले यहाँ पर आए थे इस इक्वेशन हमने क्या करा कि जो हमारी मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे एज कम्पेयर टू मोलर वॉल्यूम ऑफ इट्स वेपर। सभी को पता होगा, आप समझ लिए आपने, क्या बोलूँ, 1 लीटर पानी, या 1 लीटर तो फिर भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 ml पानी था और उसकी 10 ml की वेपर्स बनाएंगे, तो हमें पता है जो वेपर की लिक्विड होती है वो गैसेज जो होती है बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुई भी होती है इधर उधर, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुए होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो उनकी वॉल्यूम कंपैरेटिवली काफी हाई आती है। जो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो आते थे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, इंटर डिस्टेंस क्या बोलते थे उसको, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये सारी 5-6 चीजें बता देते हैं। कंप्रेस कौन हो सकता है, कंप्रेसिबल कौन होता है, नॉन कंप्रेसिबल, ये याद करते थे बचपन में, क्लास 9 में आता था आई थिंक, सबसे पहले चैप्टर ही होता था हमारा मैटर का, तो वहां करते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर मैं सिंपल से, अगर वेपर आ गई तो आपकी, जहां पर वेपर आ गई तो वहीं पर ऑब्वियसली आइडियल गैस के बारे में हम बात करेंगे। तो पीवी बराबर एनआरटी जिंदाबाद, तो हर जगह वहां पर हमें यूज करना है। एंड देन एट द एंड में इस पर्टिकुलर इक्वेशन तक पहुंचा। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत व परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर इसके बाद या तो इन्होंने ये कर रखा है, दैट इज यहाँ पर अभी इन्होंने फिलहाल इंटीग्रेशन नहीं किया, ध्यान रखिएगा। मैंने, मुझसे किसी ने शायद कमेंट में पूछा था, मैं आप उनको बता दूं, या शायद पता नहीं वो आपके सीनियर थे, डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ बेटा क्या होता है। सर एक्स होता है, सभी को पता है डीएक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स होता है। आप फिर आप लिमिट हाँ वो डाल सकते हैं, पर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। सिमिलरली मैं इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पर कुछ भी रख दूंगा,
तो उसका इंटीग्रेशन क्या वही चीज आएगी, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर मैं कोई पीछे वेरिएबल नहीं रहा, जैसे यहाँ पे डी ए का इंटीग्रेशन पूछूं तो आपको पता है वो ए आएगा। ठीक है, इस बात से सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं, सर बिल्कुल रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है वो ये चीज बाहर आ जाएगी। हाँ, तो इसी वजह से बस हम इसको डीपी बाई टी को यहाँ रखेंगे, और वो कैसे करा क्यों करा उसको मैं एट द एंड थोड़ा सा दिखा भी दूंगा ताकि अच्छा लगे आपको। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, फिलहाल यहीं पर से इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं यहीं से, क्योंकि हमें ऐसी वाली आदत है तो हम यहीं से इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पता है डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन पी इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा एच वेब डिवाइड बाय आर और 1 अपॉन टी स्क्वायर का करना है। ये कहीं ना कहीं करवाया होगा तो ध्यान नहीं, बाकी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइए। सभी लोग हमारे यहाँ पर मैथ्स वाले हैं तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे ये -1/t आए, फिर जो भी लिमिट्स होंगी वो अकॉर्डिंगली विल पुट हियर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। आई होप सो यहाँ पर क्लियर होगा। एंड देन एट द एंड यहाँ पर भी लिमिट्स कुछ होंगी तो वो पुट करते हैं, तो वही लिमिट्स आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स हम यहाँ पर जो है वो इस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इन्होंने भले ही आई लिखा है, क्यों, इन्होंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया, पर अगर मैं यहाँ पर T1 और T2 की फॉर्म ले लूं, क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आपको ऐसे करता हूँ, लिमिट्स पुट कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो लेट मी टेक द लिमिट्स, मैं मान लेता हूँ पी नॉट था इनिशियली, पी नॉट से पी तक कुछ प्रेशर हो गया। सिमिलरली ये कुछ T1 था, T1 से अब हो गया T2, तो मैं अब इस माइनस को बाहर ले आता हूँ। आपको पता होगा बचपन में इंटीग्रेशन ऐसे करते थे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेब बाय आर, ये है हमारे पास। एंड देन यहाँ पर हो जाएगा ये 1/T2 माइनस T1, आंसर हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी बचपन में सभी को याद होगी, तो ये हो जाएगा एल एन पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू माइनस एच वेब, और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज समझ में आई होंगी। एंड देन अल्टीमेटली आपका ये वाला एक्सप्रेशन पहुंच जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कहाँ से पहुंचा। हो सकता है आप अभी कंफ्यूज हो रहे हो, पहले डी लिख रखा है इन्होंने, अब आपके आई होप क्लियर होगा कि यहाँ पर इन दोनों चीजों का मतलब सेम ही है। डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डीएल एन पी बाई पी नॉट का इंटीग्रेशन एल एन पी बाई पी नॉट ही होगा। और फिर यहाँ पर बस इन्होंने लिमिट्स पुट कर दी, बाकी मैंने भी आपको डिटेल में समझा दी जैसे हम नॉर्मली चलते थे। अब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, पता नहीं क्यों लिख रखा है, कुछ कुछ जहाँ पर और भी देखा है मैंने ऐसे लिखा हुआ, जहाँ पर वो लॉग वाली चीज को एल एन ले लेंगे। आप जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो वहां पर भी ऐसा होगा। तो ये आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया। आई होप सो इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा था। फिर आपको पता है 2.303 यहाँ पर मैं लिख दूंगा तो वो मेरा फर्दर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, आप इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिया 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपको इतना वेपर प्रेशर दे दिया, दैट इज इन किलो पास्कल दे रखा है, तो हमारा एट द एंड आंसर भी किलो पास्कल में आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा। देन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये दे दिया आपको, ये दे दिया, तो सब कुछ तो आपको दे दिया। तो लगाइए आप एल एन पी बाई पी नॉट। तो आई थिंक इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल भी हमने कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो यहाँ पर इस वाले न्यूमेरिकल को हमने डिस्कस करा था क्लास में, तो सेम है आपका, बस वहां पर जो P1 दे रखा है आप उसको पास्कल में ले लीजिएगा, और P2 जो दे रखा है वो आपको निकालना है। तो आपका एट द एंड यहाँ पर P1 बाई P2 का फिलहाल एज इट इज रहने दीजिएगा, एंड में वैल्यू डालिएगा। बाकी आप यहाँ पर जो हिसाब किताब हो उसको पूरा कर दीजिएगा। एंड याद रखिएगा टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है, ना कि डायरेक्ट उसमें। जैसे वो ये सवाल तो फिर भी काइंड ऑफ थोड़ा सा अच्छा लेवल था, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर निकलवा लिया, तो यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस है, क्योंकि ये चीज वो थी, बट वहां पर हमारे पास नहीं है। बट हाँ, कुछ भी आपसे वो निकलवा सकते हैं, तो कोई हमें टेंशन नहीं लेनी कैसे कोई चीज निकलेगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी, बस इतना पता है। अब जैसे ये सवाल है भाई, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सभी को पता है 2t cos थीटा है, 2t अपॉन एच रो जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं है तो मैं हाइट राइज का होता है, सॉरी, एच इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय आर रो जी। आई थिंक मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, करना क्या है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता, जो भी फॉर्मूला होगा आप लिख लीजिएगा। हो सकता है आप एक में H1 मान लीजिए, T1 मान लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर ली है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ क्या एक ही कैपिलरी ट्यूब, हाँ, ऑफ लिक्विड टोलिन एंड द रेडियस दे रखा है हमें, एंड वाटर में इतना राइज हुआ उसी कैपिलरी में, और टोलुइन में इतना राइज हुआ। जहां पर रेडियस मेंशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं सेम ही लेके चलूंगा। तो मुझे यहाँ पर रेडियस सेम दे रखा है, मुझे T1 अलग है और यहाँ पे रो1 अलग है, तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 बाय H2 बराबर आपके सामने आएगा T1 बाय R1 इंटू रो1, ऊपर आ जाएगा रो2 R2 बटे T2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपके सामने है, आपके सामने H1 है, H2 है, फिर आपका सरफेस टेंशन एक की है, दूसरे की निकालनी है आपको, तो वो निकल जाएगी। डेंसिटी दोनों की आई होप सो बहुत इजीली हो जाएगा। 50 सेकंड का एक क्वेश्चन है, तो 5 नंबर यहाँ पर एक और आपको फ्री के मिलेंगे। इन सवालों से क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिक्विड स्टेट के जितने भी न्यूमेरिकल करवाए ना,
जरूर इनमें से कुछ ना कुछ सवाल आएगा, नॉट नेसेसरीली इसी से आ जाए, हो सकता है वो दूसरा फॉर्मूला लगवाते हैं, और भी हमने वहां पर डिस्कशन कर रखे हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक आध आपको जो है वो ऑसवाल्ड मेथड से भी न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है। देन फर्दर हम यहाँ पर आए, ये हमने बात करी थी डेरिवेशन की, तो सबसे पहले डिफाइन वगैरह कर लें। तो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है आप एक बार रीड कर लीजिए, एज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया मेंटेन अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वही आपको सिंपल सा फॉर्मूला से एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, वो होता है ना ईटा ए डीवी बाई डीजेड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे हिसाब से मैंने सही फॉर्मूला लिखा हो, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो आप बोल दिएगा कि यार इट इज दैट फोर्स जब हमारा एरिया 1 यूनिट हो और सिमिलरली डीवी बाई डीजेड भी हमारा कहीं ना कहीं 1 आ जाए, तो हम उसी को फोर्स को बोल देंगे कि दिस फोर्स इज इक्वल टू माई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे डिफाइन करें, याद करिए बचपन में हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते थे। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दी, वही जो भी हम करते थे पावर के टर्म्स में करते थे, फिर वोल्टेज और उसके टर्म्स में करते थे, तो वही वाली चीज है। सिमिलरली 1 वॉट को करते थे, 1 वॉट इज डिफाइंड एज दी, तो वैसे ही आपको जो है वो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आए हम इसकी डेरिवेशन पर, दैट इज हमें डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी को करना है बाय ओसवाल्ड विस्कोमीटर मेथड। तो आपको पता होगा पॉइजली इक्वेशन यहाँ पर लगती है, डेरिवेशन वैसे आपको उसमें करवाते हैं, प्रैक्टिकल में अगर नहीं कराया तो बता दूं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, दैट इज फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होता है पी इंटू पाई आर की पावर 4 बटे 8 ईटा एल। सही लिखा है? हाँ सर। अब यहाँ से हम वी बाई टी भी बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो को। तो यहाँ से मुझे जो फोकस रखना चाहिए वो रखना चाहिए अपने ईटा पर। तो यहाँ जो मेरा ईटा आ जाएगा इसको मैं वी अपॉन टी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कितनी हुई, फिर हम डीवी को आप मान लीजिए वॉल्यूम मान रहा हूँ चेंज, वैसे एक्जैक्टली फ्लो के लिए होता है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा वॉल्यूम के टर्म्स में ले सकते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो नहीं रहता। तो डेल्टा वी हमारा वी के ही बराबर है। तो अब मैं यहाँ से बात करूँ, मैं ईटा निकालना चाहूँ, तो ईटा मेरे पास आएगा पी पाई आर की पावर 4 बटे वी इंटू एल, और ऊपर आ जाएगा टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने यहाँ से मैच करा दी क्वेश्चन, अच्छा 8 रह गया तो 8 यहाँ पर आ गया, तो मैच हो गई क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप मान लेते थे कि हमारा विस्कोमीटर था, विस्कोमीटर है तो सेम होगा विस्कोमीटर, उसकी लेंथ सेम, और क्या क्या चीज सेम, उस पर्टिकुलर विस्कोमीटर की हमारी जो है वो रेडियस सेम होगा, ठीक है जी। और फिर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करते थे जो हमारा टोटल प्रेशर होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा का सारा सिनेरियो हो जाता था। अब हम बात करते थे एट द एंड के ईटा 1 बाई ईटा 2 रेशियो ले लेंगे, 8 से 8 कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल, बचता क्या था हमारे पास एट द एंड, टेम्परेचर ही बचता था। तो सिंपल सा हम वहां पर अपना फॉर्मूला डालते थे, सॉरी टेम्परेचर क्या बोल दिया मैंने, टाइम बचता था। तो टाइम पता लग जाता था। आपको याद होगा जब आप करते थे, बहुत बुरा मेथड, मतलब जब आप प्रैक्टिकल्स में करते होंगे बहुत ज्यादा वो होगा, परेशान करने वाला था, मतलब काफी ज्यादा इसमें परेशानी होती थी। तो ये होता था, तो इजी इक्वल्स टू आप डालिए रो 1 बाय रो 2 इंटू टी 1 बाय टी 2, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको सिर्फ रेशियो लेके दिखाना है, कोई खास मत डिस्कशन करिएगा, पॉजिटिव इक्वेशन लिख दीजिएगा, ईटा बना दीजिएगा, चाहे तो काइंड ऑफ डायग्राम बना दीजिएगा, और एक आध लाइन चाहे तो लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एच भी हम सेम मानते हैं बोथ केस में, सिंस वॉल्यूम हम जो है वो इक्वल लेते हैं लिक्विड की, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ हमने जो है वो लिक्विड लिए, तो हम सभी कुछ यहाँ से इजीली इस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचते हैं। और अगर हमारे पास कहीं ना कहीं हमारी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल होती है, अच्छा एट द एंड यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ जो मैंने वही तुमको मुझसे एक चीज मिसिंग लग रही थी, दैट इज प्रेशर को हमने यहाँ पर रो जी एच कर दिया था, प्रेशर को हमने रो जी एच के इक्वल पुट कर दिया था। तो हाइट जो है हम बात करते थे यहाँ पर, हाइट जो है वो सेम होगी बोथ केस में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इक्वल वॉल्यूम लिया। हम देखते थे कि हाँ इस पर्टिकुलर हाइट पर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये हम देखते थे। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारी डेंसिटी का फैक्टर यहाँ से आया था। तो आई होप अब यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होगा, ये चीज हल्की सी मुझसे मिस हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने दोनों की सेम ली होती थी, रो 1 आ गया टी 1 आ गया, तो रो 1 टी 1 का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ईटा, तो ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टी, खत्म, आपका यहाँ से बन जाता था। आई होप यहाँ से ये चीज क्लियर होगी। सिंपल न्यूमेरिकल इस पर आया हुआ है, क्या सेम ही कंसेप्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ देख सकता हूँ विस्कोसिटी दे रखी है मुझे, टेम्परेचर दे रखा है, फिर यहाँ पे रखा है। तो अच्छा ये हमारा दूसरी इक्वेशन से फॉर्मूला आया है, दैट इज इस वाली इक्वेशन से आया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसकी भी काइंड ऑफ डेरिवेशन की हल्की सी बेसिक आइडिया करता है कि ईटा आपका इक्वल होता है ए ई की पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी, काइंड ऑफ ऐसे करी थी डेरिवेशन। तो सेम यहाँ पर ये इक्वेशन आपके सामने लगेगी, ईटा के लिए भी होती है, दैट इज ईटा का डिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आप काइंड ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ आपका आंसर भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि जो विस्कोसिटी यहाँ दे रखी है 5 और यहाँ दे रखी है 2.5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो मैंने सवाल करवाया था जो किसी पीवाईक्यू में आया था, यहाँ पर 3 दे रखी है और 6, बस आपका जो है वो एट द एंड कट के यहाँ पर भी ln2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2.5, और आपको पता है रेशियो 2 आएगा। फिर आप मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम ही दे रखा है, कितना 327 और 27, तो टेम्परेचर भी सेम दे रखा है, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा। आई होप सो आप बहुत इजीली इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर मैं क्विकली देखूं, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर इसकी इतने टाइम्स होती है, हमें बताना है क्या होगा रिलेशन इन हायर सरफेस टेंशन का। तो यार हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है कि किसी भी 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है मुझे गैस में, तो कितनी हीट लगेगी। अगर वो ज्यादा है, मतलब मुझे ज्यादा हीट से
ज्यादा हीट लग रही है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट लिक्विड इनटू वेपर, मतलब ज्यादा कहीं ना कहीं टेम्परेचर चाहिए होगा। सो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर लिक्विड में जो फोर्स है क्या वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? सर उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स आईएमएफ जो होगा वो स्ट्रांग होगा, अगर उसको ज्यादा हीट चाहिए। तो यहाँ से क्या अलग पता लग रहा है कि पानी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू CCl4, देखते ही पता लग रहा है। क्या देखते ही पता लग रहा है कि अगर ये 1.5 गुना है दैट मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पानी से ज्यादा है, सॉरी पानी की ज्यादा है उससे। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं वो पानी का हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स जहां ज्यादा, सरफेस टेंशन उसकी ज्यादा, तो ईटा ऑफ H2O इज गोइंग टू बी हायर देन दैट ऑफ दिस। पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो ये बता सकते हैं क्यों इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्यों वीक है? कहीं ना कहीं आपका ये नॉन पोलर है, बाकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काइंड ऑफ मिलते हैं, वैसे तो ये नॉन पोलर होता है, तो इसी वजह से ये होगा। आई होप इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर इसकी मैं बात करूं, आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी काइंड ऑफ बात कर रखी है जितना मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है 1 साल पहले की मेमोरी में। तो यस इट कैन नॉट बी, सॉरी यस बोल दिया मैं, नो इट कैन नॉट बी लिक्विफाई। क्यों? क्योंकि हम अगर लिक्विफाई कराते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन चाहिए, और हम आइडियल गैस के केस में मान के चलते हैं ये कि देयर इज नो इंटरेक्शन, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमारा जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हम ए को मानते हैं वो यहाँ पर 0 ही मानते हैं कि जो कोफिशिएंट ये हमारा डिफाइन करता है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स को, तो ये हम 0 मानते हैं। देन लास्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विस्कोसिटी, हम यहाँ पर सुक्रोज के बारे में यहाँ पर बात करी थी कि ऐसे लोग जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वो वाटर की विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे या किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे। सेम सवाल यहाँ पर आया था किसी पर्टिकुलर रियल में, वहीं पर हमने बात कर दी कि ये सुक्रोज साहब है ये हमारा इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं विद वाटर के साथ। तो बहुत सारे सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ग्लूकोज आप पढ़ के आए होंगे क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स में, वहीं से सुक्रोज का भी आइडिया लग जाएगा। तो वैसे तो डाइसेक्राइड होता है, तो वहीं से आप बता लेंगे कि बहुत ज्यादा OH होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आपने अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दिया तो आप सभी के सामने एक चीज नजर आएगी, दैट इज विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। आई होप बहुत आसान तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया। तो बहुत आसान ओवरऑल पेपर था, प्यारा पेपर था, आराम से हल्की फुल्की डेरिवेशन थी, डरना नहीं है, बहुत आसानी से ये पेपर हो जाएगा आराम से। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सही लगा होगा, आराम से चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल सिंपल सी थी, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें थी, डायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल से। तो जो वो प्लेलिस्ट देख लेगा तो आप समझ लिए पेपर आपका वहीं कहीं से बनने ही वाला है, उसी के अराउंड चीजें रहेंगी। ऐसे ही आपको चीजें रहेंगी। आपको अगर मैं बोलूँ 6 सवालों में से 3.5 सवाल आपको डुएबल आराम से मिलेंगे, तो 50 नंबर आप मान के चलिए आप बहुत इजीली स्कोर करेंगे अगर आपने वो देखा होगा। बाकी उससे ज्यादा भी अगर आपको थोड़ा सा आपको कुछ लगेगा, हाँ वो भी हो सकता है, पर 50 नंबर में मान के चल रहा हूँ 60 में से इसमें से आराम से बन सकते हैं जिस भी बच्चे ने पूरी प्लेलिस्ट देख ली। सवाल डायरेक्टली आएंगे, मतलब ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करा रखी है। पिछले साल कुछ आपकी RMS वगैरह वाली स्पीड वगैरह वेलोसिटी वाली नहीं आई हुई डेरिवेशन, तो हो सकता है वो इस बार आए, तो उनके लिए तैयार हो जाइएगा जो भी आपकी वेलोसिटी से रिलेटेड डेरिवेशन थी। तो ये मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि उसका ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बाकी आपसे सेमेस्टर 2 में। आप वीडियो वन शॉट देख लीजिएगा, एक गाइडेंस की वीडियो बना दी जाएगी, जैसा भी होगा कर लेंगे फिर फर्दर डिस्कस। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कभी भी सेमेस्टर 2 में आपके, और अपने सेमेस्टर 6 में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।